बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। उम्मीद है कि आप जो है लगातार हमारे वीडियो देख रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। साथ में जो न्यूमेरिकल होते हैं, अंकित प्रश्न होते हैं, उनको भी जरूर हल कर रहे होंगे। तो पिछला चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब हम आज एक नया आसान सा चैप्टर शुरू करेंगे। शुरुआत तो बहुत आसान ही है और वो पूरी तरह से समझ में आना भी चाहिए। थोड़ी बहुत चीजें जहां पर कुछ मुश्किल होंगी तो उसको यदि आप ध्यान देंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लीजिए और लगातार वीडियो पूरे देखिए, तभी फायदा होने वाला है। और ये जो चैप्टर है जो शुरू करने जा रहे हैं, ये यूपी बोर्ड में तो 7 मार्क्स का आता है। अन्य बोर्डों में भी ये चैप्टर है और पूरा सिलेबस हमने कहा है कि A to Z हम कवर करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बात हम उसकी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए फुल सिलेबस कवर होगा। इस तरह से आप इसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। तो आइए, ये जो चैप्टर है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। अब हम जो दैनिक जीवन में कार्य से क्या मतलब समझते हैं, ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि कार्य का मतलब कैसा भी कार्य है ना, चाहे वो मानसिक कार्य हो, चाहे वो शारीरिक कार्य हो, कैसा भी कार्य को हम उसको कार्य ही कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है इससे। यहां पर कार्य का मतलब होता है भौतिक कार्य, और भौतिक कार्य तभी हुआ माना जाता है जब किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु को अपने स्थान से विस्थापित करती है। यदि बल लगाया गया और वस्तु विस्थापित नहीं हुई तो आप कितना भी थक जाएं तो कार्य होना नहीं कहा जाएगा। अब यदि मान लिया आप एक दीवार में धक्का दे रहे हैं, लगातार धक्का दे रहे हैं और वो दीवार तो टस से मस नहीं हो रही है, आप थक कर पस्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने कार्य किया। आपने वस्तु को, दीवार को अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी विस्थापित नहीं कर पाया है। क्योंकि विस्थापन शून्य है, इसलिए आपका कार्य किया हुआ माना नहीं जाएगा। इसी तरह से मानसिक कार्य की भी हम गणना तो कर नहीं सकते, तो इसलिए वो कार्य भी कार्य में नहीं आता। फिजिक्स में उसको हम कार्य नहीं मानते। तो कार्य फिजिक्स में तभी माना जाएगा यदि कोई आरोपित बल वस्तु को आरोपित बल की दिशा में उसे विस्थापित करती है। यानी जिस दिशा में बल आरोपित हो रहा है उस दिशा में विस्थापन यदि हो रहा है तो हम साधारण रूप से कार्य की गणना कर लेते हैं। कार्य बराबर हो जाता है बल का परिमाण गुणा बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन का मान। यानी बल, लगाए गए बल और विस्थापन की आपस में गुणा कर दीजिए तो कार्य निकल जाता है। सीधी सी बात है। लेकिन अब इतना आसान तो ये तो छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो यहां पर हम थोड़ा सा एक जो है कदम ऊपर उठाएंगे, बढ़ाएंगे और कार्य का एक जनरल फार्मूला निकालेंगे। तो यदि वस्तु पर बल विस्थापन की दिशा में नहीं लग रहा है तो उस स्थिति में कार्य की गणना कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने साधारण रूप से जो कार्य निकाला जाता है उसको लिख रखा है। मैंने कहा आप ये सारा नोट करते रहिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे जो कि आपको पूरी तरह से जो है मदद करेंगे, है ना। तो ये यदि आप नोट करते रहें तो आपके नोट्स बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। और वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी थ्योरी पार्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पर फार्मूला का डेरिवेशन वगैरह नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वहां पर खाली डेफिनेशन वगैरह तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन पूरा डिटेल तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको नोट करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखिए, किसी आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा
उसके द्वारा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। मान लिया ये कोई वस्तु है, समझते भी रहिए। अब ये इस पर बल लगाया गया, ये जिससे कि ये वस्तु जो है बल की दिशा में जो है यहां पर आ गई, ऐसे यहां पर आ गई बस। तो विस्थापन कितना हुआ, मान लिया बस विस्थापन कितना हुआ, यस हुआ, यस विस्थापन हो रहा है। तो इस स्थिति में कार्य जो है W बराबर हो जाएगा बल F और गुणा विस्थापन। साधारण सी बात है। यदि अब क्या हो, आरोपित बल विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर लगाया जाए तो कार्य कैसे निकालेंगे, देखिए जरा ध्यान दीजिए इस बात का। ये हम चित्र बना रहे हैं और यहां पर वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है वो किसी कोण पर लगाया जा रहा है। बल देखिए ये है और वस्तु यहां से यहां आ गई। विस्थापन कितना हुआ, यस हुआ, पहले जैसा। ये कोण का मान थीटा है। अब देखिए हमारी परिभाषा कहती है कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, है ना। और बल तो इस तरफ को लग रहा है किसी कोण पर, इस दिशा में तो कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बल को वियोजित करेंगे, दो घटकों में वियोजित करेंगे। और अभी हम दूसरे घटक की बात नहीं करेंगे, केवल हम उस घटक की बात करेंगे जो हमारे काम का है, यानी हम क्षैतिज घटक की बात करेंगे। और वो क्षैतिज घटक जो होगा वो F cos थीटा होगा। यानी विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में जो बल का घटक है, यानी जो बल का भाग विस्थापन के लिए उत्तरदायी है वो है F cos थीटा। तो F cos थीटा की वजह से ही वस्तु विस्थापित हो रही है, नहीं तो वस्तु को तो इधर जाना चाहिए था, है ना। तो वस्तु विस्थापित हो रही है बल के एक पार्ट की वजह से, एक घटक की वजह से, और वो घटक है F cos थीटा। तो यहां पर हम किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन। ये थोड़ा नया सूत्र बन गया देखा जाए तो ये हो जाएगा विस्थापन की दिशा में बल का घटक हो जाएगा F cos थीटा गुणा S। तो W बराबर हो गया F S cos थीटा। और इसको हम देखिए, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो इसको हम सदिशों के डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे F डॉट S। जब डॉट को हटाएंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से W बराबर हमारा आ गया, देखिए ये जनरल सूत्र आ गया, ये W बराबर हो गया F S cos थीटा, या कहें F डॉट S, या कहें हमने कहा W बराबर हो गया F डॉट S। W तो यानी कार्य जो है वो तो एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का यदि बिंदु गुणन करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। तो एक सूत्र ये भी हो गया। हमें बल का सदिश रूप मालूम है, विस्थापन का भी सदिश रूप मालूम है, तो उसका हम बिंदु गुणनफल ज्ञात करके डॉट प्रोडक्ट निकाल करके किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। हम ऐसा प्रश्न भी एक आज लगा करके देखेंगे, उससे भी समझेंगे। अच्छा, अब जो कार्य होता है उसमें विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में कार्य कैसे होता है, कितना हो सकता है, यानी कार्य कब धनात्मक होता है, सीधे शब्दों में कहें कब ऋणात्मक होता है, और कई बार कार्य तो शून्य भी होता है। तो इन परिस्थितियों की हम बात करेंगे। तो विभिन्न स्थितियों में कृत कार्य। तो पहली स्थिति हम लेते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब यहां पर
बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण है। तो इस स्थिति में W बराबर हो जाएगा F डॉट यस और cos 0 डिग्री मतलब F यस। ये धनात्मक कार्य यहां हो रहा है, धनात्मक कार्य हो रहा है। तो इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि केवल 0 डिग्री पर ही धनात्मक कार्य होगा, हम उसके लिए कोण की बात करेंगे कि कोण कहां से कहां तक हो सकता है धनात्मक कार्य के लिए। तो कोण का मान यदि 0 के बराबर या उससे बड़ा धनात्मक कार्य के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, धनात्मक कार्य के लिए क्या होना चाहिए, थीटा का मान जो है 0 के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है धनात्मक कार्य की, क्योंकि cos की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर जाती है तो वो ऋणात्मक होने लगती है, उसका मान ऋणात्मक हो जाता है। दूसरी कंडीशन हम यहां पर लिख रहे हैं, इसके बाद देखिएगा यहां पर है ना, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी थीटा का मान 90 से बड़ा हो गया है ना, केवल विशेष परिस्थितियां हम ले रहे हैं, तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो एफ एस -1, तो W बराबर हो गया -FS, तो ऋणात्मक होता है। ये देखिए कार्य यहां पर हो रहा है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक कब होगा, जब ऋणात्मक कार्य के लिए जो है, कार्य के लिए थीटा का मान जो है बड़ा होना चाहिए, किससे, 90 डिग्री से बड़ा है ना, और 270 डिग्री से छोटा। तो ये जो है हमारा 90 और 270 डिग्री के बीच में यदि कोण रहता है, तो या हम जो है 270 की बात बजाय जो है 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर इसकी बात करें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा 270 का मतलब हुआ 180 से ऊपर और उस थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि यदि मान लिया कोण इतना बड़ा हो जाए, है ना, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर जैसे मान लिया थीटा की बात करें हम, थीटा ये वाला ले लेते हैं, तो ये देखिए ऋणात्मक है ना, और आधार बटेकरण वहाँ भी ऋणात्मक ही रहता है। तो लेकिन हमें विशेषकर इतनी स्थितियों से काम हमारा 100% चल जाता है। तो ऋणात्मक कार्य के लिए थीटा का मान जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा या बराबर याद रखिए। और सबसे ज्यादा ऋणात्मक कार्य जो होगा वो माइनस का की वैल्यू अधिकतम जो होती है कॉस की होती है -1, वो जो कि 180 डिग्री पे होती है। अब तीसरी कंडीशन है कार्य शून्य भी होता है। कैसे? यदि थीटा बराबर है 90 डिग्री तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री बराबर हो गया एफ एस गुणा कॉस 90 की वैल्यू 0, तो W बराबर 0। यानी जब वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो वहां पर कार्य शून्य होता है। और ये विशेष परिस्थितियां हैं, कुछ इनको नोट भी कर लें क्योंकि ये अलग से भी पूछी जा सकती है ना। तो नंबर 1, यदि कोई कुली जो है अपने सिर पर भार रखकर इधर उधर घूमता है, तो कार्य शून्य। कैसे? यदि वो कोई कुली जो है
सिर पर वजन रखता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो गुरुत्वीय बल के लंबवत ऊपर की ओर बल लगा रहा होता है, उसको सिर पर बनाए रखने के लिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ कार्य करता है ना, और उसको होल्ड रखने के लिए वो क्या करता है, ऊपर पकड़ा रहे, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाता है और विस्थापन वो इधर उधर जा रहा है ऐसे। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए कुली कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अच्छा, नंबर 2, इसी का ही उदाहरण है क्या, वृत्तीय गति जब होती है, वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल द्वारा गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य। तो यहां पर क्या होता है, ये वृत्तीय गति हो रही है और ये विस्थापन की दिशा हो गई और अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लग रहा होता है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो यहां भी कोई कार्य नहीं होगा, केवल दिशा बदलता है अभिकेंद्र बल। तो और तीसरा जो है, जो ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है वो ग्रहों पर कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसी तरह से नोट कर सकते हैं आप कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के ओर चारों ओर चक्कर जब लगाते हैं तो वहां पर जो स्थिर विद्युत बल है वो भी कोई कार्य इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं करता है, क्योंकि यहां पर ये स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है इलेक्ट्रॉनों को जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो नाभिक जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो जो स्थिर विद्युत बल है वो भी कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ये सीधी सी बात कहिए कि वहां पर जो स्थिर विद्युत बल है वो इलेक्ट्रॉन्स पर कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि विस्थापन और जो स्थिर विद्युत बल है एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो ये 4 उदाहरण जो हैं कार्य शून्य के हमने बताए। इस तरह से जहां कहीं भी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जब लगाया गया बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हुए तो कार्य शून्य होगा, और यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो भी कार्य शून्य होगा। मान लिया बल लगाया, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य तो शून्य होगा ही होगा, है ना। तो वो तो सोचने की बात ही नहीं है। अब ये बात जो है क्लास 11th की विशेष करके है, वो है अगली हेडिंग हमारी है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। इसको समझना है, आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है। तो अगली हेडिंग है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ये हेडिंग यहां लिखी हुई है, हम इसका पूरा डिस्कशन यहां पर करेंगे, है ना। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब ये हमें समझना है कि वेरिएबल फोर्स कहां पर, कई जगह हो सकता है वेरिएबल फोर्स, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। यदि किसी रॉकेट को ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक समान वेग से फेंका जाए, प्रक्षेपित करना हो, तो उस पर परिवर्ती बल लगाना पड़ता है। क्यों? त्वरण नहीं उत्पन्न करना है रॉकेट में। रॉकेट को एक समान वेग से यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ले जाया जाए तो परिवर्ती बल लगाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो गुरुत्वीय बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। पृथ्वी के तल से जितना हम ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान जो है घटता जाएगा, और रॉकेट की एक समान गति बनाए रखने के लिए उस पर उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर। तो नेट जो बल है उस पर शून्य रहना चाहिए, और अदरवाइज क्या होगा, रॉकेट त्वरित होने लगेगा, रॉकेट का वेग बढ़ने लगेगा।
वेग को समान रखने के लिए हमें रॉकेट पर परिवर्ती बल लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट रहा है, वैसे ही हमें रॉकेट पर जो है घटता हुआ बल लगाना पड़ेगा। तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य की गणना हम कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। मान देखिए, चित्र पहले बनाते हैं। एक चित्र बनाना पड़ता है इसमें। ये मान लिया x है, x अक्ष है, और यहां पर ये बल निरूपित किया गया y अक्ष पर, और इस तरह से हमें कुछ ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो रहा है। और हमें कार्य निकालना है जब किसी वस्तु को x1 से लिया x2, x अक्ष के अनुदिश x1 से x2 ले जाया जा रहा है। तो देखिए, x1 के संगत बल का मान इतना है। अब हम कोई दूसरा बिंदु लें। यहां पर देखिए बल का मान बदल गया है। इस तरह से यानी पहले से x1 के संगत लगने वाले बल से अब बल जो है ज्यादा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए लगातार बल का मान जो है परिवर्तित हो रहा है और वस्तु x अक्ष के अनुदिश जा रही है। तो हम यहां पर मानते हैं कि माना कोई वस्तु x अक्ष के अनुदिश परिवर्ती बल के अंतर्गत गतिमान है। अतः कार्य की गणना के लिए कार्य की गणना कहां से कहां तक करनी है, x1 से x2। अतः वस्तु को x1 से x2 स्थित में ले जाने पर किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझना है। यानी माना वस्तु x अक्ष के अनुदिश परिवर्ती बल के अंतर्गत गतिमान है, अतः वस्तु x1 से x2 स्थिति में ले जाने पर किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझना है और वही पॉइंट में नोट करना है। नंबर 1, हम x1 से x2 है ना, पोजीशन है, ओरिजिन इस मूल बिंदु से x1 से x2 तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे, है ना। यानी जो विस्थापन हुआ है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे। मान लिया एक खंड हमने, देखिए यहां पर बहुत छोटे पतले खंडों में विभाजित कर रहे हैं, तो ये एक खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया। इस तरह से हम पूरी दूरी को समान चौड़ाई के छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे। और इस पहले खंड के संगत मान लिया बल F1 है, दूसरे खंड के संगत बल F2 है, तीसरे खंड के संगत बल F3 है, और इसी तरह से चौथे खंड के संगत बल F4 है। देखिए यहां पर मान लिया ये छोटा सा खंड है, तो यहां से यहां तक जाने में बल का मान लगभग एक समान रह रहा है, जो कि F1 है। फिर हमने यहां से यहां दोबारा गति की, छोटी सी दूरी तय की, तो वहां पर बल जो है वो F2 है। और क्योंकि बल का मान परिवर्तित ना हो, इसलिए ये जो खंड लेंगे हम वो उनकी चौड़ाई कम से कम रखेंगे, जिससे कि भाई जितना पतला खंड लेंगे उतना ही बल जो है उसके संगत बल समान रहेगा।
अब यहां से यहां का एक पूरा खंड ले लें तो ये तो बल यहां पर देखिए बहुत छोटा है, कम है, यहां पर तो बहुत ज्यादा है, तो हमें पतले खंड लेने पड़ेंगे। तो क्या करने के लिए क्या करते हैं, पूरी तय विस्थापन को अत्यंत छोटे, क्या कहें, अत्यंत कम चौड़ाई के, जिसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं, कम चौड़ाई के खंडों में विभाजित करेंगे। ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में, विभाजित करेंगे। नंबर 2, प्रत्येक खंड के संगत बल को खंड की चौड़ाई डेल्टा एक्स से गुणा करेंगे, गुणा करके अलग अलग कार्य ज्ञात करेंगे। और फिर तीसरा काम करेंगे, इन सभी कार्यों को F1 ने जितना कार्य किया, F2 में जितना कार्य किया, F3 ने जितना कार्य किया, F4 ने जितना कार्य किया, Fn ने जितना कार्य किया, इन सभी बलों के कार्यों को जोड़ लेंगे। तो हमें x1 से x2 वस्तु को जब ले जाया गया है तो उसमें जितना कार्य हो रहा है पता लग जाएगा। तीसरा काम करेंगे, प्रत्येक कार्य यानी W1, W2, Wn को जोड़कर कुल कार्य की गणना करेंगे, कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे। ये काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो विस्थापन है उसको x1 से x2 के बीच के विस्थापन को हमें पहले छोटे छोटे कम चौड़ाई के खंडों में विभाजित करना है। प्रत्येक खंड के संगत बल को खंड की चौड़ाई डेल्टा x से हमें गुणा करनी है। गुणा करके अलग अलग कार्य पता लग जाएगा, यानी F1 बल कितना कार्य कर रहा है, F2 बल कितना कार्य कर रहा है, ये सभी बलों द्वारा किए गए कार्यों को हम जोड़ेंगे। फिर तीसरे में प्रत्येक कार्य W1, W2, Wn को जोड़कर कुल कार्य निकाल देंगे। तो ये काम हमें करना है। अब इसी बात को हम मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि छोटा सा कार्य निकाला, डेल्टा W बराबर हो जाएगा F, या कहें W1 लिख देते हैं, इसको W1 लिख देते हैं। W1 बराबर हो जाएगा F1 डेल्टा x, F1 के संगत कार्य, है ना। इसी तरह से W2 बराबर हो जाएगा F2 डेल्टा x, और इस तरह से जोड़ते जोड़ते वो निकालते निकालते Wn बराबर हो जाएगा Fn डेल्टा x। इन सबको जोड़ना है। तो कुल कार्य जो है, कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस Wn, है ना। ये W बराबर हो जाएगा F1 डेल्टा x प्लस F2 डेल्टा x प्लस डैश Fn डेल्टा x, है ना। इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको समझना है। यहां पर हम लिख रहे हैं, सिग्मा लगा करके लिखते हैं, है ना। कुछ नई चीजें भी तो सीखनी पड़ेंगी भाई। सिग्मा लगा करके इसको हमें लिखना पड़ता है। कैसे, W बराबर हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब है जोड़ का निशान है। कहां पर जा रहे हैं हम, आई, देखो अभी पता लगेगा आई क्या है। आई बराबर 1 से लगा करके n तक Fi डेल्टा x। आई का मान 1, 2, 3, 4, 5 है। इस तरह से सिग्मा, इसको हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा है ये योग को प्रदर्शित करता है, जोड़ को प्रदर्शित करता है। और कहां से कहां तक,
आई बराबर 1 से लगा करके एन जो हमने खंड किए थे उन सब का संगत जो है कार्य निकाला गया है। उनको या तो ऐसे लिखें जोड़ करके या फिर ऐसे। यदि डेल्टा एक्स बराबर 0 है, मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है, अर्थात इसकी चौड़ाई जो है बहुत कम है, अर्थात चौड़ाई अत्यंत कम है, जो खंड निकाले हैं हमने वो बहुत कम चौड़े लिए हैं, जिससे कि बल का मान, उससे संगत बल का मान स्थिर रहे। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जब ऐसी कंडीशन होती है आपको मालूम है, तो हम W बराबर हो जाता है हमारा, अब क्या करेंगे? समाकलन का प्रयोग करेंगे। बस इतना याद रखना है, इसके बाद हमें समाकलन के रूप में इसको लिखना है। W बराबर हो जाएगा, अब यहां पर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, है ना, सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी, और सीमा हमारी है x1 से लगा करके x2 और f, इसको लिखेंगे dx, f dx। देखिए बस इसकी जगह पर यही तो लिखा गया है, सीमा यहां पर हमने I बराबर 1 to n समझो सीमा लिखी हुई है, यहां पर वही हमने जो है सीमा लगा दी है x1 से x2 तक। ऐसा एक प्रश्न करके दिखाएंगे हम आज। ये तो यही सूत्र हो गया, ठीक है। और यदि जो है बल और विस्थापन यदि बल तथा विस्थापन समांतर न होकर एक दूसरे से थीटा कोण बनाएं तो कृत कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा, सीमा तो वही रहेगी। अब कोण बन रहा है इसमें, तो f cos थीटा हमें लेना पड़ता है, फिर dx लेना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? cos को हटाएं तो इसको हम सदिश के रूप में बल और विस्थापन को लिख दें, तो हो जाता है f डॉट dx, और इसको हम ऐसे लीजिए 100% पूरा का पूरा। एक तो सूत्र ये आ गया था हमारा, और दूसरा है कि बल तथा विस्थापन समांतर न होकर एक दूसरे से थीटा कोण बनाए तो कृत कार्य f cos थीटा और dx का गुणा हो जाएगा, और इसको हम cos थीटा हटा दें तो हमें इसको बिंदु गुणनफल के रूप में इन दो सदिशों को लिखना पड़ेगा। कौन से दो सदिश हैं? बल और विस्थापन को। तो ये परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य की गणना इस तरह से हम करते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। पहले तो ऊर्जा क्या होती है? हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर ऊर्जा खत्म हो गई, ऊर्जा नहीं है ना। तो ऊर्जा का मतलब ही होता है क्या? कार्य करने की क्षमता। जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु कार्य नहीं कर पा रही है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु जो है अपनी ऊर्जा का व्यय करती है तभी कार्य होता है, क्योंकि वस्तु को अपनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो वस्तु या मशीन या कोई भी व्यक्ति ऊर्जा का व्यय करके कार्य करता है, अर्थात कहें उसकी जो ऊर्जा है वही कार्य में बदल जाती है। तो कार्य की बात हमने की। हाँ, कार्य में यहां पर एक बात छूट गई है, वो जरा नोट करिए। देखिए अभी वो कार्य का मात्रक अभी हमने रह गया था। कार्य का मात्रक, कार्य W बराबर F इंटू S होता है। तो ये न्यूटन और मीटर हो गया, और इसी को हम कहते हैं जूल। SI यूनिट जो है, SI मात्रक जो है क्या होगा? जूल है। और इसको CGS मात्रक जो है, CGS मात्रक जो है वो अर्ग है। 1 जूल बराबर होता है
10 की घात 7 अर्घ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रह गया था। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। इस तरह से हम सीजीएस यूनिट में, मात्रक में भी कार्य जो है की गणना कर सकते हैं यदि ऐसा कुछ आता है। ठीक है, अब यदि मान लिया आपको बीमा लिखनी है तो अब तो सूत्र तो मालूम हो गया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। बल की बीमा लिखिए और विस्थापन की बीमा लिखिए तो कार्य की बीमा निकल जाएगी, मात्रक हो ही गया है। तो हाँ, अब हम ऊर्जा पे आते हैं। तो ये थोड़ा रह गया था। अब ऊर्जा के बारे में मैंने लिख रखा है, जो अभी बात मैंने की वो बात लिखी हुई है। क्या? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वो कार्य करने में सक्षम होती है। स्पष्ट है कि कोई वस्तु अपनी ऊर्जा व्यय किए बिना कार्य नहीं कर सकती। अतः कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समरूप हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, याद रखना है आपको। तो अब यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहले है गतिज ऊर्जा। देखिए, ये हमारा यहां पर पूरी तौर से नहीं लिखा गया है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सूत्र निकालने को परीक्षा में पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त करिए, है ना। तो इसलिए परीक्षा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई परिभाषा गतिज ऊर्जा की। अब इसका सूत्र देखिए हम यहां पर निकालेंगे। शुरुआत यहां पे लिखी हुई, मान लिया यम द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था से में है। जब इस पर बल F लगाया जाता है तो वस्तु में कितना त्वरण होगा, उसकी शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम यहां पर देखिए, ये इसके बाद जो है त्वरण कितना हो जाएगा वस्तु में, त्वरण जो बराबर हो जाएगा A बराबर हो जाएगा F अपान M। इतना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, अब जब बल लगाया गया है तो उसका वेग भी बदल जाएगा। विरामावस्था में है वस्तु, त्वरण उत्पन्न हो गया इतना। अतः यदि वस्तु यस दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है तो वस्तु द्वारा यस दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है तो हम समीकरण लिखेंगे v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। u का मान 0 है। देखिए, ये बताया गया उसका वस्तु जो है विरामावस्था में है। विरामावस्था में है इसका मतलब u 0 है, u 0 है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as। a का मान रख दो यहां पर। a का मान कितना है, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2f अपान m इंटू s, है ना। तो ये क्या है, f बल गुणा विस्थापन या चली गई दूरी कार्य होता है ना। तो ये हो गया। इसको देखिए हम इधर ले आते हैं, है ना। 2 को और m को इधर ले आइए तो v स्क्वायर m से गुणा हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, इधर बचेगा f गुणा s। ये क्या है, कार्य है। ये हो गया कार्य, इसको हम w कहेंगे, mv स्क्वायर बटे 2। यही कार्य जो है बल द्वारा किया गया कार्य ही वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। रूपांतरित हो जाएगा,
यानी जो बल जो है, जो अब बल लगाया गया था वस्तु पर, वही बल तो ही क्या होगा, कार्य करेगा, वस्तु पर कार्य करेगा, और जिससे कि वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु में गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो बल द्वारा किया गया कार्य W ही वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी क्या, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला आ गया है ना। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो गई, अतः गतिज ऊर्जा को हम के ई भी लिखते हैं या के लिख सकते हैं, को हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया गतिज ऊर्जा का। तो हमने क्या किया, देखिए सीधी सी बात है, वस्तु विरामावस्था में थी, उस पर बल लगाया गया जिससे कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ए त्वरण बराबर ए बराबर एफ बटे एम, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो वेग तो बदलेगा ही बदलेगा। उसका वेग मान लिया एस दूरी चलने के बाद, एस विस्थापन के बाद वेग जो है उसका v हो जाता है। तो तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण का प्रयोग करके हमने जो है ई की जगह शून्य रखा, और जो त्वरण था उसकी जगह पर एफ अपान एम रखा, और फिर जहां पर एफ गुणा यस आया था उसकी जगह कार्य रख दिया। तो वही कार्य जो था ये गतिज ऊर्जा में बदल गया। सीधी सी बात है, एकदम से सरल है, आसान है, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा का हमें सूत्र प्राप्त हो गया। अब एक इसमें और परीक्षा में पूछा जाता है, वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय, है ना। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, उसका स्टेटमेंट लिखिए। कार्य, हमने यहां पर थोड़ा शुरुआत कर रखी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस प्रमेय के अनुसार, इसके अनुसार, पहले हम थ्योरम लिख दे रहे हैं, वहां पर नहीं लिखा है, इस थ्योरम लिखने के बाद इसकी जो है यहां पर स्टार्टिंग करेंगे। इसके अनुसार, इस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। यह है इसका स्टेटमेंट। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम है ये, यानी किया गया कार्य जो होगा, शॉर्टकट में लिखें तो ये हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इस शॉर्टकट में लिख दिया हमने। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि मतलब किस तरह से जो है किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब हम, ये शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत यही नोट करनी है। इसके बाद क्या नोट करना है कि माना, वो लिखा हुआ है, माना यम द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिशील है। अब की स्थिर अवस्था में नहीं है, u वेग से गतिशील है। इस पर एक नियत बल F लगाया जाता है जिससे उसका वेग v हो जाता है। इस अवधि में वस्तु यस दूरी तय करती है, अतः कार्य बराबर हो जाएगा F गुणा यस। इसके बाद अब हम यहां पर बात करेंगे, तो ये नोट करना है इसके बाद, है ना। कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य W बराबर हो जाएगा F गुणा यस, है ना। अब हम यहां पर भी तीसरी समीकरण का प्रयोग करेंगे, और पहले हम F का मान रख दें। F का मान क्या होता है, F बराबर होता है MAS, क्योंकि F बराबर होता है MA, तो हमने F की जगह पर MA लिख दिया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब गति की तीसरी समीकरण का प्रयोग यहां फिर से करेंगे। क्योंकि b स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as,
इस पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे, m/2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। इस समीकरण को दोनों ओर m/2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसको करिए गुणा, mv²/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा mu²/2 प्लस 2m/2। तो ये तो कट गया। हमें यहां पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, mv²/2। इसको इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का mu²/2। इधर आ जा, इधर जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ MAS। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रख दीजिए, क्योंकि MAS बराबर है W के, है ना। MAS बराबर W है। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से MAS का मान रखने पर MAS बराबर क्या है, देखिए W के बराबर है। तो ये देखिए क्या प्राप्त हुआ है हमें, mv²/2 माइनस mu²/2 बराबर हो गया W के, यानी कार्य बराबर हो गया, ये क्या है, mv²/2 वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा। भाई गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, हाफ mv²। तो v बाद में उसका वेग हुआ था ना, तो ये बाद की गतिज ऊर्जा है, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु जो है u वेग से गतिमान थी, तो ये उस समय उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² रही होगी। हमने इसको घटा दिया, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, यानी जो वस्तु पर कार्य किया गया वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो। ये क्या निकाल रहे हैं हम, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन ही तो निकाल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कार्य बराबर हो गया, कार्य W बराबर हो गया mv²/2 माइनस mu²/2, यानी कार्य बराबर हो गया, W बराबर हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, या कहें W बराबर हो गया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। सिद्ध हो गई कि किया गया कार्य जो होता है किसी वस्तु पर नियत बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखिए इसमें हमने शुरुआत में बस कार्य निकाला, W बराबर F इंटू S किया, F की जगह MA लिख दिया, ये समीकरण 1 हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरी समीकरण का प्रयोग करते हैं, गति की तीसरी समीकरण लिखते हैं और उसमें दोनों तरफ दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में क्या करते हैं, m/2 से गुणा कर देते हैं और फिर हमारा सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे शक्ति की। ठीक है, शक्ति क्या है, ये होती है कार्य करने की दर, है ना। शक्ति पावर जिसको कहते हैं। भाई कोई मशीन, कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी कार्य करता है, मतलब जैसे मान लिया हम छत पे चढ़ना है तो कोई तो मान लिया 1 सेकंड के अंदर जो है मान लिया 5 सेकंड के अंदर छत पे पहुंच जाता है, और किसी दूसरे व्यक्ति को उतनी ही सीढ़ी चढ़ने में 15 सेकंड लग सकते हैं, 20 सेकंड लग सकते हैं। तो इसका मतलब कार्य करने की दर अलग अलग है, कोई जल्दी उसी कार्य को कर ले रहा है, कोई कम समय में कर पा रहा है। तो इसका मतलब जो जल्दी कार्य कर रहा है उसकी शक्ति ज्यादा है, उसके अंदर पावर ज्यादा है ना। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की समय दर लिख सकते हो, समय दर को किसी मशीन की शक्ति कहते हैं। बहुत आसान है। तो शक्ति बराबर हो गई, शक्ति P बराबर हो गई कार्य बटे समय, P बराबर हो गया W बटे
टी। एक तो सूत्र यही हो गया, है ना। दूसरा, P बराबर W की जगह हम लिख सकते हैं F गुणा S बटे T। P बराबर F अलग कर दीजिए और S बटे T दूरी बटे समय वेग होता है, तो P बराबर हो गया F गुणा B। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P बराबर होता है F डॉट B। वेग और बल का बिंदु गुणनफल ज्ञात करके भी निकाल सकते हैं। अब मान लिया हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिखें, वैसे तो फार्मूला या मालूम हो गया हमें, ये प्राप्त हो गया है। और इसका मात्रक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जूल, इसका पी का मात्रक, तो जूल बटे सेकेंड, इसको वाट कहते हैं। जूल बटे सेकेंड को वाट कहते हैं, वाट। तो शक्ति का मात्रक जो है वाट है ना। और ब्रिटिश प्रणाली में इसको हम शक्ति को हॉर्स पावर के रूप में भी व्यक्त करते हैं, है ना। ब्रिटिश प्रणाली में जो है, प्रणाली में शक्ति का मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर या कहें अश्व शक्ति। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ये संबंध है। वाट को यदि डिफाइन करना है, वाट की परिभाषा लिखनी है, तो क्योंकि P बराबर होता है W बटे T, तो यदि W बराबर 1 जूल है और T बराबर 1 सेकेंड है, तो P बराबर हो जाता है 1 वाट। अतः कोई मशीन या कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। या कहें कि किसी मशीन की शक्ति 1 वाट तब होगी जब वह प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करती है ना। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, और पूरे 3 प्रश्न हमने नोट कर रखे हैं। तीनों तो नहीं हो पाएंगे, हम 2 प्रश्न शुरू को देखते हैं और तीसरा प्रश्न फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न 1। यहां पर क्या है, यदि किसी कण पर जो बल लग रहा है, बल का मान दिया गया है 5 - 2x + 3x² न्यूटन, इतना बल दिया गया है, ठीक है। और लगने पर वस्तु x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर चले तो कार्य की गणना करिए। देखिए, बल यहां पर परिवर्ती बल है, तो परिवर्ती बल में किया गया कार्य W बराबर होता है ये x1 x2 F ds। हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो मान रख दीजिए W बराबर हो गया, हमारी सीमा क्या है, x बराबर 0 से x बराबर 4, 0 से 4, बल का मान इतना है 5 - 2x + 3x² और गुणा dx रहेगा। अब इसमें 1 2 3 पद हैं, तीनों पदों को अलग अलग समाकलित करना पड़ेगा। 0 से 4 5 dx माइनस 0 से 4 2x dx प्लस 0 से 4 3x² dx। समाकलन का नियम आपको मालूम होगा कि x की पावर n बराबर होता है x की पावर n + 1 बटे n + 1। ये है, तो देखिए यहां पर x की घात 0 है। यहां पर हमने पहले भी समझाया, इसीलिए मैंने कहा था समाकलन का टॉपिक जो है बार बार आएगा, इसको समझ लीजिए। यदि अभी भी वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर के, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा,
x की घात 0 है, मतलब ये x नहीं है, प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, 0 से 4 माइनस, यहां देखिए x की घात 1 है, 2 तो बना ही रहेगा, इंटू x की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, 0 से 4 प्लस इसका समाकलन करिए 3 बना रहेगा, x की घात 2 पहले से 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 और 0 से 4 है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आएगा x की घात 1 आएगा, मतलब x आएगा, 0 से 4 माइनस क्या आएगा 2 गुणा x की घात 2 बटे 2, 2 कट जाएगा, 0 से 4 प्लस ये आएगा 3 गुणा x की घात 3 बटे 3 और ये 3 कट जाएगा, 0 से 4। अब हम लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, तो 4 माइनस 0 हो गया, माइनस देखिए 4 x की जगह 4 लिखेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे है ना, तो 4 का वर्ग यानी क्या हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 0 प्लस यहाँ 4 की घात 3 होगी, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 16, 4 चौके 16 चौके 64, 64 माइनस 0। तो अब ये हमारा क्या हो गया 4 माइनस 16 प्लस 64, तो ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 64 4 68, 68 माइनस 16, तो ये 8 में से 6 जाएगा 2 है ना, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, इतने जूल वर्ग हुआ, इतने जूल कार्य हुआ। आसान सा है यदि आपको समाकलन आता है। एक और प्रश्न देखेंगे हम, दूसरा प्रश्न, इसमें सदिश के रूप में बल दिया गया है, सदिश के रूप में बल दिया गया है। अंतिम प्रश्न तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न बल का मान दिया गया है, दूसरे प्रश्न में बल का मान दिया गया, बल बराबर दिया गया है आई कैप माइनस का प्लस 2j कैप प्लस 2k, इतना बल का मान है न्यूटन, और जो विस्थापन है वो यस जो दिया गया है वो 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k, ये इतने मीटर दिया गया है। कार्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल निकाल दीजिए, W बराबर हो जाएगा F डॉट S लीजिए, तो ये हो गया हमारा I माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k। ये अब देखिए I को I से गुणा करेंगे, J को J से गुणा करेंगे और K को K से गुणा करेंगे, बाकी गुणा जो होंगे वो शून्य हो जाएंगे। I का जब J से करेंगे तो गुणा शून्य, I का K से करेंगे तो भी गुणा शून्य, उसी तरह से J का I से करेंगे तो शून्य, J का J से करेंगे तब तो मान आएगा है ना, तो गुणा करिए, हमने ये सिखाया है, वीडियो जाकर के देखें। तो ये हो जाएगा देखिए 3 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा जब इससे गुणा करेंगे, फिर इससे और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और जब इससे इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, ये आ जाएगा प्लस का 10, तो माइनस करना हो प्लस का 10 बराबर 1 जूल कार्य हुआ। अच्छा, तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं, कोशिश करिएगा, इसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। इस तरह का प्रश्न, वैल्यू हो सकता चेंज हो जाए, क्या एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु किसी खुरदरे तल पर रखी है, इस पर 20 न्यूटन का बल लगाकर इसे x अक्ष के अंदिश 10 मीटर विस्थापित किया गया, यदि आरोपित बल का x अक्ष से झुकाव 30 डिग्री है तथा तल का घर्षण गुणांक 0.2 है, 0.2 हो, तो ज्ञात करो क्या, नंबर 1 आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, नंबर 2 घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, नंबर 3 परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, नंबर 4 वस्तु में उत्पन्न त्वरण। इस प्रश्न को यदि आपने हल कर लिया तो समझो आपको बहुत कुछ आ गया है, और कोशिश जरूर करिएगा, मैं इस प्रश्न को डिस्कस जरूर करूंगा, अगले वीडियो में शुरू में ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो जो है पसंद भी आया होगा, चीजें समझ में भी आई होंगी। आज का वीडियो बहुत ही आसान था, और अगले वीडियो का इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।